प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आज ये वीडियो शूट हो रहा है क्लास 9th के लिए। और ये क्लास 9th का होगा साइंस से रिलेटेड, जो हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये लेक्चर नंबर 6 होगा। और उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप पहले आपसे विनती होगा कि आप शुरू के 5 लेक्चर जरूर देखिए। प्ले लिस्ट बना दिया गया है और उनका नोट्स भी बनाते चलिए। कल को आप कभी क्लास 10th में जाने वाले हो, क्लास 11th में जाओगे, बिल्कुल आपका बेस यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोलॉजी इतना समझ में आएगा। फिर कभी बोलोगे कि बायोलॉजी के लोग बोलते थे कि रटने वाला चीज़ है, ये आपके लिए फेवरेट बन जाएगा, आपका प्यारा विषय बन जाएगा ये बायोलॉजी। और सिर्फ यही नहीं, जितने विषय आपको इस चैनल पढ़ाए जाएंगे, आप सबको नोट्स बनाते चलिएगा। सारे विषय आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। बशर्ते नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिविज़न करते रहना है और कुछ नहीं। चलिए, तो बच्चे ये हम लोग शुरू कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा था, थोड़ा उसको रिवाइज करके जल्दी से पर शायद मैं उस पर आपको होमवर्क भी दिया हूँगा। ये मेरी आदत सी है कि आपको होमवर्क देते चलता हूँ और बच्चे मेरे होमवर्क करके आते हैं, अच्छी बात है। तो फिर मैं अपना पहले नोट्स निकाल लेता हूँ कि आपको कहाँ तक पढ़ा दिया गया था। तो कुछ MCQ कराए थे अंत में, जैसे कि हम लोग करते हैं हर बार, अंतिम में अपना MCQ होता है। चलो, आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि क्लियर दिख रहे हैं। सर राइटिंग आपका तो अच्छा नहीं है, कोई बालक बात है, कोई बात नहीं बालक जी, आपको बातें समझ में मेरी लिखी हुई क्लियर दिख जाएगी आपको। और जो बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, राइटिंग वो समझ जाते हैं। चलिए, मैंने आपको ये दिया था होमवर्क, क्या वजह शायद ये सारे क्वेश्चन मैं अपने करा दिए थे पिछले क्लास में। ये होमवर्क भी दिया हूँ तो आपसे हो गया होगा, क्योंकि उसको अपने नोट्स पढ़ लिया होगा तो आपको आंसर उसमें सारे नोट्स में से ही है। और अपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता भी होगा। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन को। आप इनका उम्मीद करता हूँ कि आंसर ट्राई कर लिए होंगे। आंसर लिख भी दिया गया साइड में कॉर्नर पे। मेरे ख्याल से एक दिख रहा है होमवर्क, जो उसको मैं डिस्कस करके आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ने छोड़ दिया। ये रहा होमवर्क। आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका वह भाग जो उसका भित्ति के बीच में होता है वो क्या कहलाता है? तो वो बोला, तो वो बच्चे जो कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने कहा कि ये कोई कोशिका थी, ठीक है, उसके बीच में क्या था, जो न्यूक्लियस था, उसमें बीच में कुछ सब्सटेंस भरे हुए थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? साइटोप्लाज्म। और कोशिका भित्ति के बीच में बच्चों वही होता ही है। कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर जितने में सब्सटेंसेस भरे होते हैं उसको हम क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चे जी? कोशिका द्रव्य। अगर यहाँ पर हिंदी में कुछ ऑप्शन बदल दे तो क्या होगा? तो मैं अपने बच्चों को सब कुछ ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा खासकर उनको साइंस में जो इंग्लिश वाला टर्म परेशान करेंगे, अब नहीं करेंगे। यहाँ पर कोशिका द्रव्य भी रह सकता है। तो बच्चे तो जानते ही हैं कि साइटोप्लाज्म का हिंदी होता है कोशिका द्रव्य। मेरे प्यारे वाले कितना पढ़ लिए हैं कि अब उनको बातें समझ में आ जाती हैं। चलो, आज आपको ये मैं उस दिन करने वाला था तो नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम कम हो गया बच्चा जी। चलो कोई बात नहीं, आज हम देख लेते हैं 2021 के पेपर हम लाते हैं आपके लिए। और 2021 में क्या पूछा गया क्लास 9th में, थोड़ा इस पर डिस्कस हो जाए और बच्चे को फील है कि वाह सर हम तो पेपर कर पाते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी, जब बच्चे पेपर कर लेंगे, इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। तो पहले हम 2021 वाला करा दें आपको। 2021 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53। बच्चे आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया है, आपको फिजिक्स में चैप्टर करा दिया गया है, बायोलॉजी को हम खत्म, समझो कि एक लेक्चर और आएगा तो आपको बायोलॉजी खत्म ही हो जाएगा। और उसके बाद केमिस्ट्री के करा देंगे। तो आपको डरना नहीं है बच्चा जी, आपको टाइम पर सारे सिलेबस हम कराएंगे। थोड़ा अकेले हैं तो थोड़ा लेट हो रहा है लेक्चर, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी कंटेंट आपको कितना अच्छा मिल रहा है आप खुद जानते होगे बच्चा जी, कि आपको कंटेंट कितना मस्त दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 वन रहा, ये रहा, तो हो भी गया होगा। चलो, ये सवाल है कि भाई लॉन्गेस्ट सेल, कॉल लिख दिया है, सेल लिखना चाहिए। तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पर लिखे इंग्लिश में टाइपिंग गलत है, कॉल लिख दिया है। अच्छा हाँ, बुलाते हैं लॉन्गेस्ट कॉल, लॉन्गेस्ट सेल होना चाहिए यहाँ पर। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो बच्चा जी पढ़ते थे नर्व सेल।
ये बात सही है, बिल्कुल सी सही है। तो इनका प्यारे बालक जी क्वेश्चन आप देख कर लीजिएगा, आपके नोट्स में नहीं होता, इसको इसका आंसर ये हो जाएगा सी। चलो ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हो गया क्या बालक जी? ये कोशिका भित्ति होती है जी। कोशिका भित्ति क्या होती है बच्चे जी? ये होती है पेरीमेबल होती है, यानी परगम्य होती है। क्या होती है? परगम्य। 53 भी हो गया। इस क्वेश्चन में करा दिया हूँ क्या? 56। चलो कोई बात नहीं। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं, तो ये तो बहुत बच्चा बच्चा जानता है, इसके डीएनए के खंड से बनते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। चलो और क्वेश्चन क्या है? 56 हो गया। अब 60 नंबर, 60 करा देंगे उसके बाद। हाँ 60 नंबर। निम्नलिखित में बहुकोशिकीय जीव कौन है? अरे भाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को पढ़ा दिया था। देखो मैं बता रहा हूँ बच्चे जी बहुकोशिकीय क्या है। जैसे देखो बच्चे इनमें क्या, थोड़ा मैं नीचे नोट में लिख दिया हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन आपको कर लेना है। अमीबा, यूग्लिना, क्लेमोडीमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव हैं। कौन कौन? ये एक कोशिकीय है। यूग्लिना ये भी एक कोशिकीय है। स्पाइरोगोरा ये नहीं है। पैरामीशियम, क्लेडोमोनस ये ए बी डी ये तीनों यूनिसेलुलर हैं। तो ऑप्शन सी बच गया स्पाइरोगोरा। ये क्या हो जाएगा आपका? मल्टी सेलुलर। क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में करना है 74 और 76। सेल नाम दिया था तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये बच्चे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नोट्स में सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए बच्चे जी, जब आप रिवीजन करो तो अच्छा रहेगा। ये तो आपके बुक में दिया है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो तो दो बच्चे देखा आपने कि इसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सब बच्चे जी आप कर लोगे। आज के लेक्चर में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। थोड़ा पढ़ाने दो, ये सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बढ़ेगा आज। 21 का मैं करा दिया, थोड़ा 22 का भी देख लेता हूँ। 22 में करना है आपको 53 नंबर सवाल। वाह अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो एनिमल सेल्स हैं उनके सबसे बाहरी घेरे को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी घेरा क्या होता है? जंतु कोशिका बोला है। जल्दी कीजिए इसका आंसर, जो बच्चे कर लेंगे उनका पढ़ाई सही चल रहा है। तो जंतु कोशिका सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं बच्चे जो है, हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ दिया है? ये रहा सेल मेम्ब्रेन, यानी सी में दिया है, सी में हो जाएगा। बच्चे इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा। द आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आउटर लेयर को? क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। चलो आज क्वेश्चन इसमें बढ़ेंगे। आप लोग एसएसटी से रिवीजन करते रहिए, काम हो जाएगा। चलो पेपर डिस्कस हो गया। थोड़ा 23 का भी देखना चाहे तो देख लेते हैं, 23 में क्या है क्वेश्चन। ऐसे हम क्वेश्चन पढ़े देखेंगे, अभी थोड़ा टॉपिक शुरू किया जाए। कोशिका सिद्धांत, जिद्र बना होता है, आज ये सब पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम बना होता है, थैलेकॉइड का समूह होता है, बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चन होने वाला है। तो आज क्वेश्चन का टॉपिक लेवल बढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आज आखिरी लेक्चर है, तो सेल सब जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको थैंक्स बोला था, इसका डिस्कशन बोला था लेक्चर में, ये करा दिया हूँ। अब कोई बालक कीमत बोलना सर ने नहीं करा। ये क्वेश्चन के वजह से दिख रहा है आपको कि कोशिका भित्ति होती है परगम में, अभी तो लेक्चर में भी कराया था इसको। चलो अब लेक्चर नंबर 6। तो बच्चे जी हम यहाँ शुरू करने वाले हैं आज अपना लेक्चर। तो पहले कुछ क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? लाइसोसोम। क्या पढ़े थे? लाइसोसोम। तो थोड़ा लाइसोसोम के बाद जल्दी जल्दी हम लोग करने लिए भाई। लाइसोसोम हमने गल्जी उपकरण पढ़ लिया था, गल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था लास्ट में।
अच्छा, हमने बताया था कि गोल्जी apparatus के द्वारा क्या बनता है बच्चे जी, लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ आखिरी पॉइंट पढ़े थे गोल्जी apparatus के बारे में। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, तो फिर उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे लाइसोसोम है क्या है। तो लाइसोसोम होता है बच्चा जी इनका एसिडिक पीएच, यानी इनका अम्लीय पीएच जो होता है। ऐसा बच्चा जी पीएच कैसे लिखना है, पीएच लिखाता है बच्चा जी पहला अक्षर छोटा बाकी बड़ा। जैसे हमको पीएच लिखना है तो ये स्मॉल लेटर होगा और इसका दूसरा जो लेटर होगा कैपिटल होगा, ऐसे पीएच लिखा था। इसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ये इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपने कहाँ पढ़ा था बच्चा जी, क्लास 7th में पढ़ा था, अम्ल क्षार लवण चैप्टर था एक आप करके, कि किस में कौन सा अम्ल पाता है, दही में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल है। आपने क्लास 7th में पढ़ा था, उसको काम यहाँ भी आने वाला है, क्लास 10th में काम आएगा। जब क्लास 10th में आप जाएंगे बच्चा जी, आपको बहुत सपोर्ट करेगा 7th क्लास का पढ़ाई। इसलिए बच्चे जी कभी कुछ पढ़ो तो उसको भूलिए मत, उसकी रिवीजन करिए। छोटी क्लासेस की बातें आपको बच्चे जी, जिस दिन आपके घर का न्यू पड़ गया था, न्यू बहुत काम आते हैं। तो आपका न्यू पड़ गया छोटे क्लासेस में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, सारे पढ़ाई कभी न कभी रिलेशन, कहीं ना कहीं रिलेशन है सारे चैप्टर से। क्लास कोई भी क्लास में चले जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्लास 7 से, क्लास 6 से भी क्वेश्चन 10th क्लास में पूछ लेते हैं। क्लास 12th में भी टॉपिक हैं जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। कभी तुम 12 कक्षा में जाकर नया कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ उसका विस्तारित प्रूफ पढ़ने वाले हो। तो चलो बच्चे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटक से। कहते विच ऑर्गेनेलिज, एक ऐसा ऑर्गेनेलिज जो है जो गोल्जी apparatus, विच ऑर्गेनेलिज अराइज फ्रॉम गोल्जी apparatus, गोल्जी उपकरण से कौन सा अंगक उत्पन्न होता है, कौन से सेल ऑर्गेनेलिज जो है गोल्जी apparatus में बनते हैं। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया गया है। कहाँ कराया गया था, तो आपको गोल्जी apparatus यहाँ पढ़ा दिया गया है। अगर आप गोल्जी apparatus के बारे में जानते हो तो इसका आंसर आसानी से ढूंढ दोगे। जल्दी ढूंढो, याद करो तुमने क्या पढ़ा है जल्दी से। प्यारे बालक, बहुत प्यारे बालक, अच्छे हैं। जिन्होंने बच्चे ने डी ऑप्शन किया, बहुत सुंदर बालक है। लाइसोसोम सर कैसे कैसे, कुछ नए बच्चे होंगे नटखट हैं, बहुत अपने नोट्स को नहीं पढ़ते हैं, वो थोड़ा तकलीफ में आती है। ये अपने पढ़ा था गोल्जी apparatus के बारे में, जिसे हम गोल्जी कम्प्लेक्स ही बोलते थे। आप इसको रीड करते हो, इसकी सारी बातें पढ़ते हो। इसमें हमने सिस्टर ने गोल्जी apparatus में ERV संश्लेषित होता है। और अपने अंतिम पॉइंट लिखा था यहाँ सर बच्चा जी कि गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। यानी गोल्जी apparatus में लाइसोसोम भी क्या होता है बच्चे जी, प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चे जी, चलो अच्छे बालक हो, शुरू कीजिए सर आज का नया टॉपिक जिसको आप पढ़ाने के लिए आए थे, जिसको हमको आज पढ़ना था लाइसोसोम के बारे में। तो बच्चा जी मैं बोलता हूँ कि प्यारे बालक कभी अपने NCERT को भी पढ़ते रहना। सारे हम लोग NCERT फॉलो करते हैं और NCERT से क्वेश्चन ही आता है, और NCERT पढ़ने वाले बच्चों का गवर्नमेंट जॉब भी हो जाता है। जितने गवर्नमेंट जॉब हैं, जितने अच्छे अच्छे एग्जाम हैं, सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं NCERT से। जो बच्चे आपको स्कूल में कभी ये बता रहे हैं कि ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो उनको। आप सिर्फ NCERT को करो, और NCERT को ऐसा करो कि आपके टिप पे हो। टिप बोले तो आपकी जुबान पे होना चाहिए, आपकी ओठ पे होना चाहिए सारी चीज़ें, सारे पॉइंट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बालक जी, आज पढ़ने वाले हैं गोल्जी apparatus हो गया है। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चे जी कभी आप जरूर इसको रीड कीजिए। पहले आप इसको पढ़ लिए होंगे, इन पॉइंट को पढ़ लिए होंगे, इतना ही टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। और ये तो जो बॉक्स में दिया था, जितने वैज्ञानिक के नाम आपको पढ़ने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। सर क्या आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाओगे? नहीं बच्चों, साइंस में संभव नहीं कि आपको हम उसका लाइन पढ़ाएं। हाँ, लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ा के हैं चले जाएंगे नोट्स के द्वारा। आप नोट्स बना लीजिएगा, खुद जाकर अपना NCERT पढ़ना। आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे फिर फायदा नहीं होगा। हाँ, पढ़ लोगे तो मजा आएगा। देखना कभी तुम क्लास कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे बोर्ड में। आपके फाइनल एग्जाम में 95+ नंबर आएंगे। अगर तुम पूरे चैनल से पढ़ लेते हो, पूरे नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते रहना, 100/100 कर सकते हो। चलो लाइसोसोम के बारे में क्या जानते हैं। लाइसोसोम बता दें कि एक लाइसोसोम कहता है कि मैं झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसे पाचक एंजाइम होती है। यानी लाइसोसोम के अंदर क्या होती है बच्चों, एक झिल्ली में, एक थैला में घिरी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी पाचक एंजाइम होते हैं, यानी भोजन का पाचन करते होंगे। ओके बालक जी, हाँ सर कहाँ लिखा गया है, आपके बुक में भी पॉइंट दिया गया है। और शक्तिशाली पाचक होता है बच्चे जी। कैसा पाचक होता है ये? शक्तिशाली पाचक। अब तुम अपने NCERT पर इसको हाईलाइट कर लेना। कैसे हाईलाइट करोगे? पहले मेरे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना बच्चा जी, और जितने पॉइंट आपको लिखवाया हूँ आप कर लेना। मैंने कहा कि बच्चा जी
लाइसोसोम में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इतना पावरफुल कि बच्चा कुछ भी चीज़ को पचा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बालक जी? हाँ सर पढ़ेंगे। चलो, लगभग सभी प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम से भरपूर होते हैं। यानी जितने हाइड्रोलिक जल से, देखो ये जल से भरपूर, हाइड्रोलिक एंजाइम से भरपूर जो अम्लीय पीएच पर सर्वोत्तम रूप सक्रिय होता है। ये तो अम्लीय को भी, जितने अम्लीय माध्यम होंगे उसको ये काम करेगा, उसको भी तोड़ेगा ये। लेकिन कब? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है बच्चे जी जल अपघटनी। यानी ये जल पे भी, जितने उसमें जल के मॉलिक्यूल होंगे उसको ये जाएगा, जल के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ये तोड़ेगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कभी कि कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे जी? हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिकांग कितने होते हैं, कोशिकांग कितने हैं? एनसीईआरटी में हम लोग 7 पढ़ रहे हैं बच्चे जी। तो मैं भूल गया, लेकिन आपको पता है कि जो बच्चा पिछले लेक्चर देखा है उसको पता है, लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो मैं थोड़ा सोचता हूँ बच्चे को समझा दें कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे को समझ में तो आ जाए, जो नया बच्चा जुड़ा होगा। लेकिन फिर भी उससे निवेदन है कि बच्चा मेरा जाके जरूर देख रहे हैं उसको। देखो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं सेल ऑर्गेनेल का, कोशिकांग का। पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर बोलते थे, अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको पढ़ लिया गया है। गोल्जी ऑपरेटस पिछले लेक्चर में हो चुका है, और इस लेक्चर में हम इसको लपेटेंगे, लाइसोसोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लेस्टिड को और वैक्यूल्स को भी। इसमें हम सबको लपेटेंगे आज के ही लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मज़ा आएगा। आप लेक्चर 2 बार में देख लेना, क्योंकि ये तो। और अच्छा जी, यहाँ मैंने भूल दिया आपको, लाइसोसोम को बच्चा जी कोशिका की आत्मघाती थैली बुलाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल बुलाता है। ये कोशिका का ही आत्मघाती थैली, अपनी ही कोशिका को किल कर देता होगा। कैसे करता होगा इसको हम थोड़ा जानेंगे। आपने पढ़ा कि लगभग सभी प्रकार की जल अपघटनी एंजाइम से भरपूर। इसमें कैसे पाचक एंजाइम तो होते हैं बच्चे जी, और कैसे पाचक एंजाइम? ये जल अपघटनी एंजाइम से पूरा भरपूर होते हैं, जो क्या करते हैं, अम्लीय पीएच पर भी सर्वोत्तम कार्य करते हैं, उस पर भी एक्टिव होते हैं ये। चलो अच्छा बालक जी, ठीक है। लाइसोसोम में उपस्थित एक पाचक एंजाइम जो होता है बच्चे जी, आरईआर बनाता है, यानी रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। आपने कहाँ पढ़ा था सर? आपने गोल्जी ऑपरेटस में पढ़ा था कि सर मज़ा आ रहा है। अब देखना, अब बच्चे आपकी बातें जुड़ते रहेंगी। आपने लिया था गोल्जी ऑपरेटस, लिया था कि नहीं लिया था बच्चे जी? ठीक है। इसमें देखा था कि अपने राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं राइबोसोम? जो, और देखो, और यहाँ पढ़ा था आपने कि इसमें गोल्जी ऑपरेटस होते हैं। और गोल्जी ऑपरेटस ये रहा बच्चा जी, जो एक डिस्क जैसी संरचना होती है, जिसे ऊपर ऊपर, इसे हम गोल्जी ऑपरेटस बोलते थे। और उससे क्या निकलता था बच्चे जी? लाइसोसोम। यानी गोल्जी ऑपरेटस क्या बना रहा है? लाइसोसोम को बना रहा है। ये डायग्राम यही बता रहा है। सर चित्र बहुत कुछ बातें करती हैं, जो बच्चा चित्र नहीं करेगा अच्छे से डायग्राम बायोलॉजी में, उसको बायो कभी आएगा नहीं, वो पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। और जो बच्चा डायग्राम पर कमांड कर लिया, डायग्राम समझना सीख लिया, उसको बस बायोलॉजी रटना नहीं है, मैथमेटिक्स की तरह हो जाएगा आसान। लाइसोसोम में उपस्थित क्या होते हैं पाचक एंजाइम? जो आरईआर बनाते हैं, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका। इसका हिंदी बता दिया आपको, ठीक है सर। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जितने उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको निपटारा करता है। कौन? लाइसोसोम। सारे बात आपके कहाँ के हैं? एनसीईआरटी में लाइन दिए गए हैं, आप पढ़िए, उनको क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी नहीं, लेक्चर नोट्स बनाइए, फिर आराम से कर लीजिएगा। जैसे मैंने वो एक दिखा दिया पॉइंट, सारे पॉइंट अपने एनसीईआरटी के ही हैं। चलो, यानी हमने क्या सीखा? लाइसोसोम में कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला क्या है बच्चों? ये सिस्टम है, ठीक है। ये कोशिका कहते हैं, यह किसी बाहरी पदार्थ के साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में हेल्प करता है। कोशिका मान लो कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो गया, कोई सेल ऑर्गेनेल, इसे क्या है? गोल्जी ऑपरेटस, लाइस थी, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कितने हम पढ़ रहे हैं? हाँ चलो, वैक्यूल्स, आरईआर, सॉरी ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितने सेल ऑर्गेनेल हैं, जितने कोशिका अंग हैं या कोशिकांग है, उनमें डैमेज हो गया, उनकी बाहरी सेल टूट गई,
तो उनको क्या करता है बच्चा जी, पचा लेता है, उनको अपने पाचक एंजाइम से, उसके पास क्या है, शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, उसको छोड़ देता है। और साथ इतने शक्तिशाली पाचक एंजाइम है बच्चे जो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो अम्ल, तो बच्चा जी जानते हो कि, और तुम्हारे उंगली पर कहीं शरीर पर अम्ल पड़ जाए, अम्ल क्या होता है, तेजाब, तेजाब देखते हो कभी, बैटरी का पानी कुछ पड़ जाता है पर शरीर जल जाता है, ये इतने अम्लीय होते हैं कि किसी चीज़ को जला, उसको पचा लेंगे। और कोशिका को साफ रखते हैं, कोशिका को क्लीन रखते हैं बच्चा जी। कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को भोजन, जिसमें भोजन अथवा उसमें भोजन है तथा पुराने, इसको लिख लिया अपने बच्चा जी, इसको पॉइंट को जल्दी मिला लीजिए, जल्दी मिला लीजिए कि हम इस पेज को पलटने वाले हैं। चलिए, हो गया, हो, आगे चलते हैं। चलो, अपने पारा कि उसमें जो भी उसके अंगक हैं, उसके भोजन हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मान लो कुछ जटिल होंगे ऐसे, उनको ऐसे मोलिक्यूल में, छोटे छोटे मोलिक्यूल में तोड़ देगा। लाइसोसोम में बहुत बड़ी शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, आपको पता है, हाईलाइट भी किया था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। जो कितने भी शक्तिशाली ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, सबको तोड़ने में सक्षम है कौन, लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम क्या है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। कोशिकीय चयापचय, देखो चयापचय या उपापचय, यहाँ कुछ वर्ड ऐसा एक बायोलॉजी में टर्म मिलेगा, उपापचय लिखा रहेगा या चयापचय। अब बच्चा जी इसमें बच्चा चयापचय क्या है, उपापचय क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन आती है, तो मैं बोलता हूँ कि आप ये इंग्लिश याद रखना, मेटाबॉलिज्म में लिखा रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपको क्लियर कर देगा कि ये कोशिकीय मतलब चयापचय लिखा गया, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब कहते हैं कि चयापचय में कुछ गड़बड़ी आती है, डिस्टर्बेंस के दौरान होती है, जिससे या जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, या कोशिका मर जाती है, कोई कुछ घटना घट जाती है, जिससे सेल डैमेज हो गया, मर गया, तो लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम क्या होता है बच्चे जी, फट जाते हैं, और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को मार देता है, क्योंकि देखो इसके एंजाइम क्या है बच्चे, बच्चे शक्तिशाली हैं। और जब लाइसोसोम फटेगा तो उसके एंजाइम उसमें से निकलेंगे, और एंजाइम निकलेगा तो जितने इसमें सेल होंगे, अपने ही सेल को मार देगा, अपने ही सेल को डेड कर देगा, अपने ही सेल को किल कर देगा। इसीलिए बच्चों जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये मैं पेपर दिखाता हूँ, इसका आंसर हो गया। चलो, ये आपका आंसर हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो यही आपका आंसर लिखना है। अब बच्चा जी कोई ये मत बोलो हमसे, सर जी आप आंसर क्वेश्चन नहीं कराते हो। आंसर क्वेश्चन बच्चा जी खुद से भी कर सकते हो, थोड़ा क्लीन हो जाओ। आप 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर स्वयं कर सकते हो, यही टर्म है इसका आंसर। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपको जाना, बता देने हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। आपने लाइसेंस पूरा पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना बच्चे जी, तो छोटे छोटे पॉइंट बच गए थे ना, लाइसेंस खत्म हो गया। अब इसको आप रीड कर लीजिएगा, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, जरूर इनको पढ़ लेना बच्चा जी। चलो, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चे जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका तो ये पहला ही पॉइंट बहुत बार पूछ दिया गया है। ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछ दिया कि इनमें से कौन कोशिकांग को बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन दिखा दें, दिखा देता हूँ, ये बहुत बार पूछ लिया गया है। तो अभी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, अभी तो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिएगा। अब बच्चा जी आपको टाइम टाइम पर मैं लेक्चर दूंगा, भले मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, आपको टाइम टाइम पर लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी साथ आ रहे हैं। मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ कि बहुत लेट है। कितना लेट, ऑफलाइन में तो दिक्कत नहीं, ऑफलाइन के बच्चे तो ऑनलाइन भी क्लास करते हैं मेरे से, PW से, तो उनको दिक्कत नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ बच्चे, थोड़ा पेपर में है, आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइट्रो क्या है, एक सेल ऑर्गेनेलिज है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कोशिका अंगक है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चा जी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। कितने इसमें मेम्ब्रेन होते हैं, कितने सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो इसमें डबल होते हैं। कितने होते हैं, डबल होते हैं। पढ़ा दीजिए सर, कैसे डबल होता है, ये देखो बच्चा जी, पहले आप इनको लिखने हैं तो पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर इनके हम डायग्राम बता देंगे, आपको समझा देंगे। देखिए,
एक बाहरी लेयर दिख रहा है, ठीक है, और इसके एक अंदर लेयर दिख रहा है। बाहरी लेयर का बच्चा जी मैंने बोला बाहरी झिल्ली है और ये अंदर की झिल्ली है, ठीक है। तो पहले पढ़ लो, फिर आप इमेज नीचे बना लेना है। डायग्राम तो बनाने, बिना एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया है। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्लियर कंसेप्ट आपका चमकेगा नहीं, और बिना डायग्राम को बायो आपको समझ में आएगा भी नहीं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। ओहो, इसमें छेद होता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर होल है, यहाँ पर छेद है, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मैंने बड़ा थोड़ा दिखा दिया है, इसमें बहुत सारे कहीं कहीं पर छेद है। छेद दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। किसमें? बाहरी झिल्ली छेद होती है, ठीक है। और भीतरी झिल्ली क्या दिख रहा है बच्चा जी को? थोड़ा साफ लिख दें। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वल्लित होती है, जिसे जिसे क्रिस्टे कहते हैं। जिसे ये सारे क्वेश्चन जब पूछता है ना बच्चा, लोग ढिमला जाता है। लोग, तुम बच्चे इस सारे टर्म याद रखो, तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिसे क्रिस्टे कहते हैं। देखिए बच्चा जी क्या मैं बोला, ये तो बाहरी झिल्ली क्या था, थोड़ा थोड़ा बीच में होल है, छिद्र है इसमें, लेकिन अंदर वाला भी क्या बच्चा जी वल्लित है, मतलब ऐसा ऐसा वृत्त जैसे, मतलब वल्लित मतलब बहुत घुमावदार है। देखे ना कहीं पर कैसे कैसे घुमा हुआ है, तो इसे ये अंतर्झिल्ली है, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टे बोल रहे हैं। अब देखो, दोनों झिल्लियों में अपने अपने विशिष्ट एंजाइम होते हैं। दोनों झिल्लियों में अपना अपना खुद का उनका एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं, बाहरी झिल्ली में और अंतर्झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चे जी वायवीय श्वसन होता है। ओहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे फायदा क्या होगा? किस में होगा? वायवीय श्वसन में अपने पढ़ा था 7वीं क्लास में कि वायु को मैंने देखो क्लास 10 में पढ़ा दिया गया है और क्लास 7th में दिया था रेस्पिरेशन के बारे में। तो बच्चे कुछ जो बच्चा बोलेगा सर हम तो 9th में हैं, तो क्लास 7 8 पढ़ के हो, तो वहाँ भी अपने पढ़ा होगा। यह बच्चे क्लास 10th में भी इसको पढ़ा दिया गया है, कभी जाकर वो उस लेक्चर को देख सकते हो। चलो, नहीं तो जरूरत नहीं है अभी, चलो इतना ही समझ लो। आप आपकी क्लास में इतना ही समझ लो, काम आ जाएगा। वायु श्वसन है, तो वायु श्वसन में क्या होता है बच्चे जी? एनर्जी बनती है ज़्यादा, एटीपी ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है थोड़ा समझा रहे हैं आपको, इसीलिए बच्चों इसे पावर हाउस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पूछ दिया, लिखने के लिए पूछ दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, बिजली घर क्यों कहते हैं? तो कहना कि उसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वायु श्वसन, जिससे होता है बहुत सारे उसमें एनर्जी बनते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं। और इस डायग्राम अब क्या करिएगा, डायग्राम को बना देना है आपको। कब? ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए, यहाँ तक सारे पॉइंट को लिख दिया। डायग्राम को बनाना मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को आपने लिख लिया यहाँ तक। हाँ सर, एक पॉइंट और लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ डायग्राम बना लीजिएगा। चलो, अब देखो आपने पढ़ा एनर्जी बनता है, आपने क्या पढ़ा बच्चा जी? एनर्जी बन जाता है। कैसे बनता है थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ, चाहे इसको चलो लिख लेते हैं फिर। अब इसको अपने लिख लिया बच्चा जी, तो इसको डायग्राम अपने नीचे बना ही लो। क्या आपको ये पता चले कि बाहरी झिल्ली में छिद्र है, ठीक है, अंतःझिल्ली में क्या वल्लित है, ऐसे क्वाइल्ड है, घुमा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टर्न क्रिस्टे, ठीक है। देखो इसको मैंने क्रिस्टे बोला है। डायग्राम बन गया बच्चा जी का माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। चलो, अब ये पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, ऐसा क्यों होता है? आप हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है बच्चे? जाता है पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, पाचन तंत्र में जाता है, तो भोजन पचता है तो बच्चे भोजन पच के ब्लड में चला जाता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में चाहिए एनर्जी, ब्लड में जाता है एनर्जी, ताकि ब्लड में चल जाएगा तो ब्लड सारे सेल को पहुंचा देगा। भोजन पचने के बाद ब्लड में चला गया, अब ब्लड क्या करेगा? सारे सेल को दे देगा। जितना ब्लड में एनर्जी आ गया है, भोजन पच के जो आया है, सेल को दे देगा। अब सेल में चल गया, तो सेल में चल गया है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज बच्चे जितना टूटेगा उतना फायदा होगा। तो अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया रफ बना दिया हूँ। पहले तो वहाँ बनाना था अच्छे से, और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। इसकी बाहरी झिल्ली देखो कहीं कहीं से होल है, छिद्र है, और अंतर झिल्ली के यहाँ बच्चा जी वल्लित है, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब ये चल जाएगा इसमें बच्चा जी, ये ग्लूकोज चल जाएंगे सेल से सेल। ये भी क्या है? सेलर कर लीजिए, कोशिका अंगक है। तो ब्लड क्या किया? इसमें ला दिया ग्लूकोज को। ब्लड बच्चों क्या बच्चे जी? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन काम करता है। सबको कोई भी चीज़ देना है, खाना पीना, भोजन, ऑक्सीजन, सब यही पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाते हैं। इसमें ग्लूकोज आ गया। अब इसमें है बच्चे जी क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वायु श्वसन। तो वायु श्वसन में क्या होता है बच्चे जी? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, क्या बनता है? CO2 निकलता है, जल निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या बच्चे जी?
एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है बच्चे? एनर्जी निकलता है। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम पूछा जाए आपसे तो बताइएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैसे ट्राइफॉस्फेट सर क्यों? देखो ए से एडिनोसाइन, ए से एडिनोसाइन, और ट्राई क्यों लगा है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट 3 गो होता है, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, इसीलिए इसको हम ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहता है। एटीपी को ये देखना, माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, और एटीपी को कोशिका की करेंसी एनर्जी कहते हैं। देखो, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कैसे लिखना है बच्चा जी? ऐसे लिखना है, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। थोड़ा बच्चा जी मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो करेंसी नीचे चल गया है, इसलिए मैं एरो मार दिया हूँ। इसको लिख के फिर लिखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ करेंसी द सेल। तो प्यारे बालक जी, इतना पॉइंट आपने नोट किया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे जी को। आपसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाए, ऊर्जा घर नहीं, ऊर्जा घर कहे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा मुद्रा पूछे, करेंसी पूछेगा तो एटीपी को कहना है। याद रहेंगे बच्चे जी को? याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे सर। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो प्यारे बालक जल्दी नोट कर ली, इंपॉर्टेंट लिख दिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलो सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर, बिना किताब से। सर आपके नोट्स कितने अच्छे हैं। तो बच्चे ये नोट्स पीडब्ल्यू का है, फिजिक्स वाला का नोट्स है, तो इस पर शक करना ही नहीं करना है। आपको आंख बंद के भरोसा करना है। कभी आप ज़िंदगी में जो नौकरी करना चाहते हो वो नौकरी आपको दिलाएंगे हम, और उसके लिए काम कर रहे हैं बच्चे जी। सिर्फ बोर्ड में क्या, बोर्ड तो तुम ऐसे ही फोड़ोगे, स्कूल का बोर्ड नहीं फोड़ोगे, जो आपके एग्जाम होंगे फाइनल उसको फोड़ोगे आप। बोर्ड मत फोड़ देना जाके, ये गलत संस्कार हम लोग नहीं सीखते हैं, ये गलत बातें हैं। गुरु का सम्मान आपको करना चाहिए। मैं अपना नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी आपके गुरु हैं, जहाँ भी पढ़ते हो, जो स्कूल के टीचर हैं, उनका सम्मान करते रहिएगा। कोई गुरु कम जानता है, कोई अधिक जानता है, ये मैटर नहीं करता है, कि माँ सरस्वती अपरंपार हैं। जो जितना इनको अध्ययन किया उतना जानता है, अंत नहीं है इनका। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि उसके खुद के अपना डीएनए है, उसका आरएनए है, आरएनए का मोलेक्यूल राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना सकता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन बना सकता है। चलो अपने, अब मैं आपको ये दिखा दूं आपके नोट्स में कि आपको ये भी रीड करने हैं, नहीं तो कुछ बच्चे आलसी हो जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि उसका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बहुत छोटा पॉइंट है, इतना ही दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग क्यों है बच्चा जी? क्योंकि उसके पास खुद का अपना डीएनए है और राइबोसोम है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। यही ना पॉइंट लिख के दिया हूँ, हाईलाइट कर लो। इसको जब भी बुक पढ़ना है पढ़ते रहना है। नोट्स में भी लिख सकते हो, इसको नोट्स में भी, इस लाइन को नोट्स में भी लिख सकते हो। ऐसे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ यहाँ पर, जैसे डीएनए मोलिक्यूल्स, आरएनए मोलिक्यूल्स एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट। देखो डीएनए है, राइबोसोम में लिख दिया हूँ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना सकता है। ये शॉर्ट नोट से बच्चे, ये काफ़ी है। उतना एनसीईआरटी की लाइन नहीं लिखने होगा तो भी ये काम आपको बता रहा है कि आप अच्छे पढ़ रहे हो। अब पढ़ेंगे बच्चे जी प्लास्टिड। ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है, कोशिका अंगक है सर प्लास्टिड। इसके बाद बच जाएगा वैक्यूल्स, खत्म। ये रहा प्लास्टिड, और एक पढ़ना इसके बाद वैक्यूल्स, एनसीईआरटी फिनिश। वैक्यूल्स, या यू है, सी यू, साफ लिख दे क्या बच्चा जी? हाँ सर, तो पूरा किच पिच हो गया। कहाँ गया इरेजर? कहाँ गया भैया? आजा आजा सर जी, बहुत तेजी में लिख लिख के गड़बड़ा देते हैं कभी कभी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। चलो अब खुश बच्चे जी, आप खुश? हाँ सर, बहुत खुश, बहुत खुश। चलो प्लास्टिक पढ़ते हैं। प्लास्टिक को अपने रीड किया होगा, पहले आप वीडियो रोक के इसको रीड भी कर सकते हो। पहले वीडियो रोक के इसको रीड कर लीजिए, पहले वीडियो प्लस कीजिए और पहले इनको पढ़ लीजिए। प्लास्टिक पढ़ लीजिए,
प्लेस्टिड पढ़ने के बाद आइए अब मेरे नोट्स के पास, मज़ा ना आए तो कहना। फिर एक बार और नोट्स, फिर अपना एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। पहले अपने एनसीईआरटी पढ़ा, एक बार हम यहाँ से वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने के बाद एक बार खुद का अपना एनसीईआरटी पढ़ना है, और अपने नोट्स को तो रिवीजन करने ही करने हैं। पहले ही अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेस्टिड कहाँ पाए जाते हैं, एकदम आँख बंद करके ट्रिक याद कर लो। प्लेस्टिड में पहले पॉ है, पॉ से प्लांट, काम खत्म। पॉ से प्लांट, बिल्कुल। ये सवाल पूछा गया है और तुमको मैं ट्रिक दे दिया हूँ, कहीं भूलोगे भी नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेस्टिड उपस्थित होते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, कहना प्लांट सेल में। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, ये भी लिख दिया हूँ। प्लेस्टिड में कुछ पिगमेंट होते हैं, रंग द्रव्य होते हैं। और पिगमेंट कैसे हो सकते हैं? ये पिगमेंट हो सकते हैं बच्चे जी क्लोरोफिल के रूप में, जिससे आप हरा रंग दिख पाते हो, जेनेथोफाइल के रूप में, जो इसमें अपने पीला रंग या संतरा रंग देखते हो, कोई चीज़ पीला होता है, संतरा होता है। एंथ्रोसाइनिन के रूप में देखते हैं, जिसमें कोई चीज़ का बैगनी रंग और नीला रंग होता है, नीलापन रंग, बैगनी रंग। तो फूलों में रंग बिरंग कैसे होते हैं, पौधे प्लांट्स कलरफुल क्यों हैं? क्योंकि उनके पास है बच्चे जी पिगमेंट, उनके पास है प्लेस्टिड। तो पिगमेंट है, हमारा तो भाई कलर नहीं है, हम तो या तो जो भी है, तो हम लोग रंग बिरंग थोड़ी ना है, लाल पीला हम लोग का शरीर होता नहीं है, हम लोग का अलग रंग है। क्योंकि हमारे हम लोग कलरफुल इसलिए कि चाहे कोई प्लांट्स, कोई भी जीव जिसमें कलर नहीं है, रंगहीन है, समझ लें कि उसमें प्लेस्टिड नहीं है, उसमें पिगमेंट नहीं है। चलो, पिगमेंट क्या है बच्चे जी? वर्णक बोलते हैं इसको, वर्णक बोलो या रंग द्रव्य बोलो, की उपस्थिति के आधार पर प्लेस्टिड को वर्गीकरण किया गया है। आपके एनसीईआरटी ने इसको 2 भाग में किया है और एक कुछ छुपा लिया है थोड़ा बहुत, तो इसको हम 3 भाग में बांटने जा रहे हैं बच्चा जी। ओ सर नहीं लिखे हम लोग, आप किसे भगा दिए। लो बच्चा जी, ये बच्चा जी ले लो, नोट्स बना लो। पहले तो आपको नोट्स बनाना ही बनाने हैं, हो गया? आ जाओ सुंदर बालक, आपके लिए ही सब किया गया है, ये आपके लिए ही नोट्स बनाए गए हैं। चलो अब देखो, प्लेस्टिड को 3 भाग बांटा, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लेस्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्लेस्टिड और ल्यूकोप्लास्ट प्लेस्टिड। क्लोरोप्लास्टिड क्या करता है, इसमें हरे रंग में पिगमेंट क्लोरोफिल उत्पस्थित होते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसी कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है बच्चा जी। और क्रोमोप्लास्ट में ये कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण हरे रंग के अलावा ये अन्य रंग भी प्लेस्टिड में होते हैं। अन्य रंग मतलब जैसे हरा छोड़कर नीला, पीला, ब्लू, जो भी रंग आते हैं बच्चे जी, इसमें सिर्फ ग्रीन, इसमें ग्रीन के अलावा जो भी सारे कलर हैं क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे? क्रोमोप्लास्ट में। तो सर ये पिगमेंट क्या कर रहा है? तो ये बच्चा जी रंगहीन होता है, ये रंग नहीं देता है। तो रंग नहीं देता तो इसका कुछ अलग काम होगा। तो इसे का नाम है स्टोरेज, भंडारण करना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इसमें इकट्ठा करता है, उसको स्टोर करके रखता है। इसका स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को। कार्बोहाइड्रेट कौन? अब देखो बच्चे जी, ल्यूकोप्लास्ट बच्चे जी, ये भी 1, 2, 3, ये भी 3 पार्ट में है। इनका पहला है एमाइलोप्लास्ट, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का भंडारण करता है। दूसरा क्या है बच्चे जी? दूसरा है एलियोरोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का भंडारण करते हैं। और एक है एलाइयोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, फैट यानी वसा का भंडारण। नोट्स बन गया बच्चे जी? हाँ सर, बना लो। चलो अब आते हैं बच्चे, अब तीनों को पढ़ते हैं आराम आराम से, थोड़ा इसीलिए एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ाना है आपको, लेकिन एनसीईआरटी के बेस पर है पूरा, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। एनसीईआरटी जिंदाबाद। चलो, क्लोरोप्लास्ट बच्चे जी, ये कोशिका का रसोई घर बोलते हैं इसको। क्यों सर रसोई घर मतलब खाना ना बनता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अपने पर्व जी क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में के बिना क्लोरोफिल के कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, भोजन में खाना नहीं बना सकता है, और फोटोसिंथेसिस का भी स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल में होता है? तो प्लेस्टिड में। और कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सर सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन क्या कह रहे हैं? अरे शुरू में पढ़ा दिया गया आपको कि सिंगल में कौन है, डबल में कौन है, और बिना मेम्ब्रेन में कौन है, सब पढ़ा दिया गया है। भीतरी झिल्ली कम परगम में होती है, बहुत कम परगम में होती है। और ये थाइलोकाइड सीके के ढेर सतहों से व्यवस्थित है। यहाँ भी डायग्राम है बच्चा जी, देखो मैंने कहा ये थैलेकॉइड, एक थैलेकॉइड है, ठीक है। और बहुत सारे थैलेकॉइड एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, एक पर एक हो जाएंगे। तो इसको हम बचेंगे बच्चे जी, इस थैलेकॉइड सिक्के को ढेर ढेर की तरह बहुत सारे एक पर एक व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसे हम पर बच्चों स्ट्रोमा में ग्रेना कहा जाता है, जिसे स्ट्रोमा में ग्रेना कहा जाता है। और बच्चों ग्रेना का ये क्वेश्चन जब पूछता है ना, बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। आपसे इस वक्त भी 10वीं क्लास में पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं था। तो जो क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में स्ट्रोमा था, ग्रेना था। तो बच्चों ग्रेना में कहना, कहाँ कहना, ग्रेना में, ये ग्रेना है, इसमें होता है बच्चों जी। अब पढ़ाएंगे इसको भी, टेंशन मत लो, इसको भी पढ़ा जाएगा। अब स्ट्रोमा में बच्चों जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। और डीएनए राइबोसोम इसमें भी खुद का मौजूद होता है। क्लोरोफिल वर्णक थाइलाकोइड की झिल्लियों में मौजूद होता है। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है, तो थाइलाकोइड झिल्लियों में मौजूद होता है। चलो अब इसको डायग्राम बना लोगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक कर लिए हो, कर लिए हैं सर जी। अब इसको कर लिए हो तो ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। चलो अब बच्चे जी हम पढ़ लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स के बारे में तो पढ़ने से पहले वही हर बार की तरह पहले वैक्यूल्स आप ये एनसीईआरटी पहले पढ़ लोगे खुद से। और इसके बाद तो बस जिससे परेशान थे, परेशान नहीं, बच्चे को तो मज़ा आ रहा था पढ़ने में, इसको हम परेशान नहीं बोलते, हमको तो अच्छा लग रहा था। चलो ये रसदानी जो होते हैं बच्चे जी, इसका ये एक झिल्ली वाला होता है। इसमें वैक्यूल्स में एक ही मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनो TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चे जी, टोनोप्लास्ट। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल झिल्ली है, ठीक है। और इस राजधानी के बच्चे जी थैली का भंडारण बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ सैक। सबका याद रखना बच्चे जी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। एटीपी का बोलते हैं सेल करेंसी ऑफ, करेंसी बोलते हैं, करेंसी मतलब अब मुद्रा ऊर्जा का घर बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। रस वैक्यूम का बोलते हैं थैली का भंडारण बोलते हैं, इसमें बहुत सारे थैली होते हैं, इसका भंडारण होता है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। पादप कोशिकाओं की वैक्यूल्स में कोशिका द्रव्य भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, ठीक है। और ये कोशिका की जो वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म क्या करेंगे, स्फीति, स्फीति मतलब जी फूला कर, उससे फूला हुआ रहेगा। पौधे के पार्ट्स क्या होंगे, फूले हुए होंगे और कठोर, रिजिड, उसको मजबूत भी रखेगा, रिजिड रखेगा कि पौधा मजबूत रहे। तो मजबूती और उसको फुला कर कौन रखते हैं बच्चे जी, वैक्यूल्स में भरे साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसको बहुत चीज़ को अपने ऐसी थैली में रखता है, थैली में क्या है, साइटोप्लाज्म है। अगला पॉइंट, पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ वैक्यूल्स में स्टोरेज होते हैं। जितने उसकी आवश्यक चीज़ें कहाँ रहेंगे, वैक्यूल्स में रहेंगे। इनमें से जैसे एमिनो अम्ल, शुगर यानी शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल जैसे कुछ प्रोटीन भी शामिल हैं। चलो अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, नोट्स बना लो और ये डायग्राम बनाने हैं। नोट्स बना के बनने के बच्चे, ठीक है, यहाँ तक नोट्स बन गया, इस पॉइंट तक, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, चलो ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब इसमें कैसे पहचानोगे सर कि वैक्यूल्स कहाँ हैं, ये देखो, ये क्या था बच्चे जी, याद आ रहा है, गोल्जी अपरेटस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इसमें था। और इसको तभी जस्ट अभी अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था इसको अपने, ये अपने पढ़ा था प्लेस्टिड के पहले, क्या पढ़ा आपने, माइट्रोकॉन्ड्रिया, यही माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या था बच्चे जी, बहुत सारे सिक्के जमा हुए थे, जिसी को हम क्या बोल रहे थे, नहीं सॉरी हाँ, ये आपने किसका स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर है बच्चा जी क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे कुछ इसमें से और बना है, ये कोई सेल है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन कोशिकांग कहते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो ये कोशिकांग हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। ये कुंडली थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का था, जिसमें इसको हम क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टे बोल रहे थे। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये वाला, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है बच्चा जी, ये गिरना है, थैलोकोइड के बच्चे बहुत सारे थे। हम इसको पढ़ रहे हैं इसमें, ये वाला, ये किसमें एक और संरचना दिखाई देती है, सेल में एक और कोशिकांग दिखती है, ऐसी ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारे डॉट डॉट दिख रहे होंगे, जो ये क्या है, स्टोरेज है, कुछ इसमें सामान इकट्ठा हुआ है। आपने पढ़ा भी कि इसमें स्टोर होते हैं बहुत सारे जो सेल के लिए जरूरी चीज़ें हैं। चलो अब ये क्या हो, जैसे जैसे ये स्टोरेज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स है, ये बाहरी लेयर का वैक्यूल्स है, इसमें स्टोरेज सामान है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या, इसका इनका और क्या फंक्शन है, जिसे एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में भोजन राजधानी में ही खाद्य पदार्थ होते हैं, ये वैक्यूल्स हैं, इसका भोजन बच्चों, अमीबा का भोजन इसी में होता है, जिन्हें अमीबा ने खाया था, इसमें चला आता है भोजन, ठीक है। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ रीतिका अतिरिक्त तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन इसमें पचेगा, फिर इसे बाहर भी निकालेंगी वो, कुछ
जीवों में। तो ये वैक्यूल्स अमीबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोशिकीय जीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनके लिए इसी में भोजन पचता है, भोजन उसमें जाते हैं, फिर उसमें से बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, चलो बच्चा जी, आपने पढ़ा कि सर उसकी एक कोशिकी एक लेयर होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, बिल्कुल। तो टोनोप्लास्ट राजधानी में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कई आयनों के सामग्रियों का परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, अब एक और जो कैंसेटी में बहुत कम लिख दिया है ना के बराबर है, राइबोसोम के बारे में। इस आखिरी ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेलिज है, आखिरी कोशिकांग है, इसको पढ़ लेते हैं। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा दिया था बच्चे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो जी, राइबोसोम दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं राइबोसोम, यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं राइबोसोम, ये दोनों में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, ये जुड़े होते हैं। कहाँ दिखाए थे सर अपने, यहाँ पर अपने राइबोसोम, ये देखें, कभी अपने गोल्गी एपेटाइटिस पढ़ा था, तो ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं बच्चे इसमें। तो राइबोसोम अगर जुड़े हुए हैं तो बच्चा जी आरियर से जुड़े होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, चलो अब आपको एनसीईआरटी का चित्र एक बना लेना है, एचडब्ल्यू के तौर पर है, मतलब इसको अच्छे से बना लेना है ड्राइंग के लिए। एक बार अपने बनाया था, एक बार और बना लेना है। कौन सा, मैं दिखा रहा हूँ दोनों, एक ये वाला जो जंतु कोशिका है, और एक इसको बनाना है, वीडियो को बना लेना है, जिसके पास बुक है बुक से बना लीजिएगा। और एक प्लांट सेल है, ये आपने पहले ही बनाया था, एक बार और बना लीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो यहाँ थोड़ा समय आपको बचाना है कोचिंग में। आराम से जब घर पे जाइए तो उसको बना लीजिएगा। तो बनाने के बाद हम दोनों में अंतर देख लेते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। चलो, प्लांट सेल की बच्चों पादप कोशिकाएं आकार में बड़े होते हैं, जंतु कोशिका अपेक्षाकृत छोटे होते हैं इसके तुलना में। पादप कोशिका में की कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहर से घिरी होती है। जो इसके कोशिका झिल्ली होगा उसके ऊपर एक बाहर, अपने पढ़ा भी था कि कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति प्लांट में होता है, हम लोग में एनिमल में नहीं होता है, इसमें ऑब्सेंट होता है। पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड होते हैं, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं, इनकी राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, इनकी राजधानियाँ छोटी होती हैं। पादप कोशिका, लेकिन देखो बच्चे वैक्यूल्स इसमें भी है, वैक्यूल्स इसमें भी हैं, दोनों में है, इसका बड़ा है इसका छोटा है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स अनुपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बच्चे जी, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम तारक केंद्र बोलते हैं। चलो, अब कुछ प्रश्न कीजिए, फटाफट से वीडियो अपलोड करने हैं और आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव आपका काम है, आंसर यहाँ लिख दिया गया है, खुद से कर लेना। जैसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रथम जल अपघटित जल अपघटित पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपको, लाइसोसोम में पढ़ा था ना, जो इसके एंजाइम होते हैं शक्तिशाली होते हैं, जो जल अपघटित मतलब, और बहुत पावर क्या क्या करते हैं बच्चे जी, पीएच पर भी ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग में टोनोप्लास्ट होता है, अभी तो पढ़ा आपने, अभी तो पढ़ा टोनोप्लास्ट किसमें होता है, आपने पढ़ा जो राइबोसोम टोनोप्लास्ट किसमें होता है, वैक्यूल्स में पढ़ा था आपने। देखिए यहाँ पर आपने ये वैक्यूल्स पढ़ा था, इसकी जो बाहरी लेयर थी इसको अपने टोनोप्लास्ट बोला था। तो इसका आंसर वैक्यूल्स हो जाएगा, यानी राजधानी। बच्चे जी सर आपने हिंदी क्यों ना लिखा है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है रिक्तिका या रसधानी। बच्चे जी आप इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो कभी उस क्लास में नहीं जा सकते हो, क्लास 11 12 ये जब तो भूल ही जाओ, हिंदी पढ़ने वाले परेशान हो जाएंगे, तो आपको साइंस इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी यहाँ पर है, तो उसका ऑप्शन बी हो गया, जो क्या था, वैक्यूल्स था, वैक्यूल्स था। चलो, निम्नलिखित में किस कोशिका गठन में दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली किस में होती है भाई, आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब में होते हैं। किस प्रकार के पोलिस्टिड में वाइल फैट का संग्रहित, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन आंसर लिख दिए हैं तो बच्चे जी बी देख लेना। लेकिन आप जाके देखो वहाँ पर आए थे सब क्लोरोप्लास्ट के भाग, जो जो एक था जिसमें कलरलेस था, जो रंगीन होता है, वो क्या करता है, स्टोरेज करता है, सबका लिखवाए होगी, प्रोटीन का कौन करता है, वासा कौन करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ल्यूलोप्लास्ट में बच्चा जी ये वासा का या वाइल का दोनों करता है।
चित्र में निम्नलिखित में कौन सा अंग वायवीय श्वसन का स्थान है? अरे भाई अपने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जिसमें क्या होता है बहुत एक्टिव, इसीलिए तो इसको हम पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सर आप इंग्लिश में बता देते हो। हाँ सर, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एनारोबिक, जो हम क्लास 10 7 में पढ़े थे, फिर 10th में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक एकल कोशिका झिल्ली से ढका हुआ है? ऑप्शन बी वैक्यूल्स। 7 का देख लो बच्चा जी, टाइम कम है, अब सारे क्वेश्चन कर लो। हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन लिख लो, इसका ऑप्शन उस साइड में दिखेगा। ये सारे क्वेश्चन अपने से कर ले बच्चा जी। कभी तुम ईमानदार वाला को इसको मत देखो, सर ने आंसर क्या लिख दिया मत देखो। ये ऑप्शन 4 है, इसका आंसर ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका। निम्नलिखित में कौन सा राजधानी के कार्य नहीं है? राजधानी का कार्य कौन नहीं है? तो लोकोमोशन, यानी राजधानी हरकत थोड़ी नहीं करता है, स्टोरी तो करवाता ही, सारे हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। बच्चा जी ये बात आपको आज याद रहेगा क्या? ये बातें आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद याद रहेगा? थोड़ा भूलना शुरू कर दोगे। कुछ बच्चे को याद होगा। सर कुछ बच्चे क्यों बोल रहे हैं? कुछ बच्चे रिवीजन करते रहते हैं, जैसे कभी संडे के दिन, कभी 2 दिन 4 दिन पे वो बातें नहीं भूलेंगे, हीरो बन ही जाएंगे। चलो फटाफट कीजिए। हो गया। चलो बाकी जो भी आंसर खुद से करने हैं। आपको आंसर ऐसे आंसर लिख दिया गया है, लेकिन ज़रूरत नहीं था। जरूरत जैसे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तो ज़रूरत नहीं है। 10वां पूछा गया था, ये क्लास 10th में इस साल पूछ लिया गया था 2023 में 10th में, कि एडिनोसिन का फुल एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लेस्टिड क्या है? लवक पाया जाता है। अभी तो बताए थे लवक, पौ से प्लांट, पादप कोशिकाओं में। ट्रिक लिख दिया हूँ कि नहीं लिख दिया हूँ? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये आपके 9th क्लास में पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे जी, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के हैं जो आपके अच्छे काम आएंगे। चलो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू। क्योंकि बच्चे की क्लास है आज ऑफलाइन, तो सुबह के 5:14 हो रहे हैं, तो सोचो सर कब जगह होंगे, कितने सुबह जगह होंगे कि आपके लिए लेक्चर बनाया गया होगा और आपको क्लास भी देने हैं अभी। थैंक यू, धन्यवाद।